हेलो बच्चों, द टाइम ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है घातांक। तो आइए घातांक को शुरू करते हैं। बच्चों, घातांक शुरू करने से पहले हम ये जान लें कि घातांक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो घातांक के अंतर्गत हम सबसे पहले जानेंगे घातांक की क्या आवश्यकता है और इसका हम कैसे उपयोग करेंगे। दूसरा, घातांक की डिटेल में परिभाषा को समझेंगे सरल भाषा में। तीसरे नंबर पे पूर्णांक की घात सम हो और विषम होने पर क्या परिवर्तन होता है उसके परिणाम में। चौथा, घातांक के कौन कौन से महत्वपूर्ण नियम है, इम्पोर्टेंट नियम कौन से हैं। पांचवें नंबर पे हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं को घात रूप में हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं। छठवें नंबर पे पढ़ेंगे धनात्मक और ऋणात्मक घातांक क्या होता है। सातवें नंबर पे पढ़ेंगे बड़ी से बड़ी संख्या को मानक घातांक रूप में हम कैसे व्यक्त किया जाता है इसका प्रयोग करके। आठवें नंबर पे जानेंगे घातांक के सूत्र। जो भी पढ़े हैं उसको एक सूत्र के रूप में भी हम लास्ट में जानेंगे। और एक रोचक तथ्य आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा घातांक से संबंधित। तो हमारे इस गणित यात्रा के घातांक वाले वीडियो में मुझे आशा है कि आप अंत तक बने रहेंगे और घातांक का ए से जेड आप इस वीडियो को देखने के बाद जान जाएंगे। तो आइए पहला घातांक की आवश्यकता और उपयोगिता को समझते हैं। बच्चों, घातांक की आवश्यकता क्यों है? इसकी आवश्यकता को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। आपके सामने उदाहरण है 2 धन 2 इसको 20 बार जोड़ते हैं। एक ही संख्या को हम कितनी बार जोड़ रहे हैं? 20 बार। तो हमारे पास दो तरीका है, या तो हम दो दो 20 बार लिख करके जोड़ें, या दूसरा इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 20, जिसका उत्तर हो जाएगा 40। गुणे के रूप में भी हम जोड़ को क्या कर सकते हैं, एक ही संख्या जब बार बार जोड़ी जाती है तो उसको हम किस किस रूप में लिख सकते हैं? गुणा के रूप में हम यहाँ लिख सकते हैं। अब हमें बताएं कि कोई संख्या है 3 और इसको हम 100 बार गुणा कर रहे हैं। 3 का हम 100 बार गुणा कर रहे हैं तो क्या परिणाम आएगा? तो एक तो हमारे पास ऑप्शन है कि 3 में 3 से गुणा करेंगे, 9 9 3 27, 27 तिया 81, 81 तिया ऐसे करते जाएंगे और 100 बार गुणा करना है तो ये कठिन प्रक्रिया हो जाएगी। तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? क्या आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और नहीं पता है तो हम बता रहे हैं आज का ही टॉपिक घातांक। इसको हम घातांकीय रूप में लिख सकते हैं, घातांकीय रूप में लिख सकते हैं। तो आइए घातांकीय रूप में लिखने के तरीके और घातांक की हम परिभाषा जानते हैं। बच्चों, घातांक की परिभाषा को हम समझते हैं। ये कहता है कि किसी संख्या का जितनी बार गुणा किया जाता है वह उस संख्या का घात कहलाता है। फिर से एक बार समझते हैं। किसी संख्या का जितनी बार गुणा किया जाता है वह उस संख्या की घात कहलाता है। इतनी सी बात को हम समझते हैं। जैसे है हमारे पास कोई संख्या 3, जितनी बार गुणा करेंगे, 3 का हम गुणा कर रहे हैं 1 बार, 2 बार, 3 4 5 बार। 3 का हमने गुणा कितनी बार कर दिया? 3 1 2 3 4 5। तो जितनी बार गुणा किया जाता है वो क्या कहलाता है? उस संख्या का घात कहलाता है, जिसे आगे घात को संख्या के ऊपर दाहिनी ओर थोड़ा हटाकर लिखते हैं। जैसे कि हम यहाँ लिखे हुए हैं, कैसे लिखे हैं? 3 के ऊपर दाहिनी ओर 5। यहाँ हमने 5 बार गुणा किया है। किसका गुणा किया है? 3 का किया है। तो जितनी बार गुणा किया है, कितनी बार किया है? तो 5 बार किया है। तो उसको उसके ऊपर दाहिने तरफ, यहाँ दाहिने तरफ हम क्या करते हैं? जितनी बार गुणा करते हैं, 5 बार गुणा करते हैं, दाहिनी तरफ उसके ऊपर थोड़ा सा हटाकर क्या करते हैं? लिखते हैं। और इसको ही हम क्या कहते हैं? घात कहते हैं। इसको पढ़ेंगे 3 के घाते 5। ठीक। अब आते हैं घात क्रिया में दो संख्याएं उपयोग की जाती हैं। कितनी संख्या? एक है 3 और एक है 5। आधार ए, मान लीजिए कि ये जो है 3 कोई है आधार ए और घातांक n, ऐसे जो यहाँ रहता है नीचे इसको कहते हैं हम आधार, और जो ऊपर घात रहता है उसे कहते हैं हम घात। जैसे कि ये n है, इसको कहेंगे घात।
किसी संख्या के जो ऊपर रहता है उसे कहते हैं घात, और जो नीचे रहते हैं उसे कहते हैं हम आधार। समझ गए आप। फिर क्या है अगला, जब n धन पूर्णांक हो तो, n मतलब घात, जब घात धन पूर्णांक होता है तो घातांकन a का मतलब आधार a का स्वयं से बार बार गुणन को दर्शाता है। जैसे a की घात n है तो a का कितने बार गुणा किया गया है, a गुणे a गुणे a डैश डैश कितने बार, n बार। इसका मतलब यह है, इसको कहेंगे a के घाते। तो हमने घातांक की परिभाषा में समझा कि किसी संख्या का जितनी बार गुणा किया जाता है, a का हमने गुणा कितनी बार किया, n बार किया, तो वह उस संख्या की घात कहलाता है। n बार गुणा किया तो इसकी संख्या का घात हो गया n। फिर क्या, उसको हम घात को हम ऊपर की तरफ दाहिनी ओर थोड़ा सा हटाकर लिखते हैं। ऊपर की तरफ लिखे हैं, हटाकर लिखे हैं, छोटा भी लिखते हैं। घात क्रिया दो संख्याओं के प्रयोग से बनती है, एक होता है आधार और दूसरा होता है घातांक। तो आधार हो गया a और घात हो गया n, और इसको हम गुणा के द्वारा दर्शाते हैं। और एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 लिखे हैं और 2 में हमने 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितनी बार कर रहे हैं, 20 बार गुणा कर रहे हैं। कितनी बार गुणा कर रहे हैं, 20 बार। तो इसको अगर घातांकी रूप में लिखना है तो 2 जो होगा आधार हो जाएगा, और जितनी बार गुणा कर रहे हैं उसका घात हो जाएगा। तो 2 के घाते 20, हटा करके थोड़ा सा हम इसको लिख देंगे ऐसे, ये हो जाएगा घातांक रूप। तो किसी भी संख्या को बार बार गुणा करके जितनी बार गुणा किया जाता है उसको उसका घातांक रूप में हम क्या करते हैं, लिखते हैं। अगले नंबर पे हम यहाँ समझते हैं पूर्णांक की घात सम और विषम होने पर। इसका मतलब है कि कोई आधार है a और इसकी घात है n। क्या है, आधार, इसकी घात है n। घात अगर सम हो और घात क्या हो, विषम हो, तो उसके मान में क्या परिवर्तन होगा, इस बात को हम समझेंगे। जैसे कि 2 के घाते 20 हो, 20 क्या है, एक सम संख्या है, घात एक सम हो गया, 20 2 की घात है और 20 क्या है, एक सम संख्या है। तो इसका जो मान होगा वो हर समय धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा। कैसे कि ये क्या है, सम संख्या है। आधार कुछ भी हो, आधार क्या हो, कुछ भी हो, पूर्णांक हो, 2 भी हो सकता है, ऋण 2 भी हो सकता है। ऋण 2 की घात अगर 20 करते हैं, आधार धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, यहाँ धनात्मक है और यहाँ ऋणात्मक है, अगर ऋणात्मक भी इसका आधार है फिर भी इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा, धनात्मक आएगा। ठीक। दूसरी बात, अगर आधार पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, जैसे मैं कहूँ धन 3 और इसका घात क्या है, 15 है, और 15 कैसी संख्या है, विषम संख्या है, एक विषम संख्या है 15, तो ये धनात्मक रहेगा तो इसका मान तो हर समय धनात्मक आएगा, धनात्मक संख्या का धनात्मक क्या आएगा। लेकिन अगर इसका आधार ऋणात्मक संख्या हो गया, ऋण 3 हो गया और इसका घात 15 हो गया, तो अगर इसका घात विषम संख्या है और आधार ऋणात्मक है तो इसका मान हर समय क्या आ जाएगा, ऋणात्मक हो। इसको एक सूत्र के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं कि a के घाते n सम हो तो क्या होगा, धन पूर्णांक आएगा। पूर्णांक आधार की घात सम हो और विषम होने पर, जैसा कि हम कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं जिनके आधार पे हमें ध्यान देना है और इसकी घात पर ध्यान देना है। देखिए इसका आधार जो है एक ऋणात्मक पूर्णांक है, इसका भी आधार एक ऋणात्मक पूर्णांक है, इसका भी आधार एक ऋणात्मक पूर्णांक है, और इसका जो आधार है धनात्मक है। पहले वाले का जो घात है ये सम है, सम संख्या है, इसका घात विषम संख्या है, इसका घात सम संख्या है और इसका घात विषम संख्या है। तो इसके परिणाम को हम देखते हैं कि इसके परिणाम कैसे आते हैं। इसको हम विस्तारित रूप में करेंगे तो ऋण 3 गुणे ऋण 3 गुणे ऋण 3 गुणे ऋण 3, और इसका जो परिणाम आएगा, ऋण से ऋण में गुणा करेंगे धन, धन से ऋण में गुणा करेंगे ऋण, ऋण से ऋण में गुणा करेंगे धन, तो धन हो जाएगा, चिन्ह धन हो जाएगा, धन लिखने की आवश्यकता नहीं है। और गुणा करेंगे 3 3 के 9 9 3 27 81 81 आ गया। ये कैसा रिजल्ट आया, धनात्मक आया।
फिर इसको भी हम देख लेते हैं, ऋण 5 गुणे ऋण 5 गुणे ऋण 5। इसको हम देखते हैं, ऋण में ऋण से गुणा करेंगे धन, धन में ऋण से गुणा करेंगे ऋण, ऋण हो जाएगा। और गुणा करेंगे तो 5 25, 25 5 125, ऋण 125। हम देख रहे हैं कि यहाँ इसका घात जो है सम है, इसका आधार एक पूर्णांक संख्या है और घात क्या है, सम है, तो परिणाम क्या आ रहा है, धनात्मक आ रहा है। ठीक है, आधार यहाँ क्या है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है, और घात इसका एक विषम संख्या है, घात इसका विषम है, तो इसका जो परिणाम आ रहा है एक ऋणात्मक आ रहा है। अगले में देख रहे हैं, इसका आधार एक ऋणात्मक संख्या, ऋण 7 गुणे ऋण 7 गुणे ऋण 7 गुणे ऋण 7, 4 बार गुणा कर देंगे। ऋण से ऋण में गुणा करेंगे धन, धन से ऋण में गुणा करेंगे ऋण, ऋण से ऋण में गुणा करेंगे धन, यहाँ भी धन हो जाएगा। और 7 सस्ते 49, 49 गुणे 49 बराबर हो जाएगा 2401, 2401 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो एक धनात्मक पूर्णांक। तो देख रहे हैं, जब भी घात इसकी सम हो रही है, किसी भी पूर्णांक के आधार वाली संख्या का घात अगर सम है तो उसका परिणाम हर समय धनात्मक हो रहा है, और जिसका आधार धनात्मक है उसका तो सदैव उसका जो परिणाम आएगा वो धनात्मक ही होगा। ठीक है, तो यही ये बात समझाता है, इसे कैलकुलेशन निकल कर आता है। आगे देखेंगे इसका यूज कैसे किया जाता है। अब अगला है घातांक के नियम। घातांक के देखिए कुछ महत्वपूर्ण नियम है। पहला है एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का गुणन, दूसरा है एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का भाग, तीसरा है एक ही आधार के घात की घात, पृथक आधार किंतु समान घातांक वाली संख्याओं का गुणन, और अंतिम जो आज हम समझाएंगे वो पृथक आधार किंतु समान घात वाली संख्याओं का क्या, भाग। तो आइए शुरू करते हैं, इसको देखते हैं एक एक करके। बच्चों आपके सामने एक प्रश्न दिया है, 3 के घाते 4 गुणे 3 के घाते 7। क्या कह रहा है, एक ही आधार, देख रहे हैं कि दोनों में आधार 3 है, आधार क्या है, समान है, घातीय संख्याओं का, दोनों का घात है अलग अलग, कुछ भी घातीय संख्या है, इनका गुणन करेंगे, क्या है, गुणा, गुणा करेंगे तो कैसे होगा, तो अगर आधार समान हो तो गुणा करते समय इसका गुणा करते हैं तो घात का योग कर देते हैं, घात को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जैसे 3 है तो एक ले लेंगे आधार, आधार 3, और घात को हम जोड़ देंगे 4 धन 7, तो इसका परिणाम आ जाएगा 3 के घाते 11। समझ गए, इसको पढ़ेंगे 3 के घाते 11 या 3 टू द पावर 11। ठीक है, एक और क्वेश्चन उदाहरण के द्वारा हम समझ लेते हैं। 2 से अधिक हम घातीय संख्याएं लेते हैं लेकिन आधार सेम होगा, जैसे हम लेते हैं 2 के घाते 5 गुणे 2 के घाते 3 गुणे 2। यह हमारे सामने एक प्रश्न है, इसको करते हैं। देख रहे हैं कि इसका भी आधार 2 है, इसका भी आधार 2 है, और इसका आधार 2 है, लेकिन इसका घात कितना है, हमें घात दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ एक तथ्य हम समझते हैं, किसी भी संख्या का घात नहीं दिया है उसका घात 1 सदैव होता है, नहीं दिया है तो 0 नहीं होगा, क्या होगा, 1 होगा। ये 2 की घात क्या होगा, 1, 1 लिखने की आवश्यकता है भी और नहीं भी, तो यहाँ हम नहीं लिखते हैं और इसको हम करते हैं, तो क्या हो जाएगा, आधार जब समान है तो घात को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 2 की घात यहाँ हो जाएगा 5 धन ये 3, धन इसका घात 0 नहीं होगा, 1 होगा, 1 होता है, तो हम रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 के घाते 5 3 8 1 9, ये आंसर होगा। मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखेंगे। 3 टू पावर 7 गुणे 3 टू पावर 20, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। एक ही आधार वाली घातांकी संख्याओं का भाग। बच्चों एक प्रश्न दिया है, 7 के घात 10 भागा 7 के घात 5, एक ही आधार वाली घातांकीय संख्याओं का हम क्या पढ़ रहे हैं, भाग का नियम।
नियम यह है कि सबसे पहले इसको भाग देने के लिए पहला हम देखेंगे कि आधार कैसा है। तो हम देख रहे हैं कि आधार इसका भी 7 है और इसका भी 7 है, मतलब आधार समान है। और समान आधार का हम क्या दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं घातांकीय संख्याओं का। तो इसके लिए हम करते हैं कि इधर वाला होता है, अगर इसको हम भिन्न रूप में बदलें तो इधर वाला होता है जो इधर लिखा रहता है, इसको हम कहते हैं अंश, और जो इधर होता है उसे हम कहते हैं हर। अगर इसको भिन्न रूप में लिखें तो 7 के घात 10 बटा 7 के घात क्या हो जाएगा, 5। आधार दोनों का समान है तो हम इसका रिजल्ट में लिखेंगे, एक आधार लिख देंगे। एक का क्या कर लिख देंगे, एक आधार लिख देंगे। जैसे दोनों का आधार 7, एक का आधार लिख देंगे। फिर क्या कर देंगे, दूसरे नंबर पे अंश के घात में से, अंश का घात होगा, अंश का घात में से हम घटा देंगे हर के घात। अंश के घात में से हम हर के घात को घटा देंगे। तो अंश का घात है 10 और घटा देंगे किसको, हर के घात को। हर का घात कितना है, 5। तो 7 और 10 में से 5 घटा तो 5। यही हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आंसर। एक बार और समझते हैं। हमारे पास एक प्रश्न है, 7 के घात 10 भागा 7 के घात 5। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि आधार कैसा है। आधार दोनों का 7 है, मतलब समान है। तो हम क्या करेंगे, एक आधार लिख लेंगे। एक आधार को हम लिख लेंगे, हमने लिख लिया यहाँ। और फिर जो अंश है उसकी घात में से 10 में से जो हर है उसका घात 5, इसको क्या कर देंगे, 10 में से 5 को घटा कर करके लिख देंगे। जैसे एक और यहाँ उदाहरण दे लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2 के घात 7 भागा 2 के घात 3। तो इसका क्या है, आधार बराबर है, तो हम एक आधार लिख लेंगे 2, और जो इधर का घात रहेगा अंश वाला, इसमें से हम हर वाले का घात को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 7 ऋण 3, इसका परिणाम हो जाएगा 2 के घात 4। तो आपने समझा, एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का क्या समझ गए हम लोग, भाग समझ गए। अब अगला आगे चलते हैं। एक ही आधार के घात की घात, आधार देख रहे हैं कि 5 है। आधार क्या है यहाँ, 5, और इसकी घात क्या है, 5 की घात है 3, ठीक है। और घात की घात क्या है, 2। 3 घात है और इसका घात क्या दिया है, 2 दिया है। आधार 5 ही है। इसको हम कैसे हल करेंगे, ऐसा प्रश्न आ जाता है। इसका भी घात और लग जाता है आगे, इसको कैसे हल करेंगे। इसका हल करने का एक सरल उपाय यह है कि जो आधार है उसको लिख लेंगे। आधार हमने लिख लिया 5, ये आधार है, इसको हमने यहाँ लिख लिया। फिर क्या करेंगे, घात का घात में गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, घात गुणे, तो इस संदर्भ में क्या होगा, 5 और घात है इसका 3, और गुणे इसका क्या कर देंगे, 2 में गुणा। तो 5 का घात क्या हो जाएगा, 3 दूना के 6, 5 की घात क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। कोई और एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 के घात 10 और इसका भी घात क्या रखा है, 15 रखा। इसका क्या होगा उत्तर, उत्तर आधार है 2, घात है 10 और घात की घात है 15। तो हम घात और घात की घात से गुणा कर देंगे। 10 गुणे 15 बराबर 2 के घात 120। ये हो जाएगा। घात संबंधित अगले नियम पे चलते हैं। यहाँ हम जानेंगे पृथक आधार। उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं पृथक आधार। जैसे मान लीजिए कि 3 के घात 5 गुणे 2 के घात 5। पृथक आधार किंतु समान घात, घात दोनों की क्या है, समान है। घात यहाँ समान है, आधार क्या है, असमान। क्यों, क्योंकि आधार 3 है, यहाँ 2 है। घात यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। ऐसी संख्याओं का हम क्या करेंगे, गुणन करेंगे। तो इसका नियम यह है गुणा करने का कि आधार का आधार में गुणा करेंगे। आधार गुणे क्या हो जाएगा, आधार। जैसे ये 3 है और इसका आधार 2 है, तो इसका रिजल्ट आएगा 3 गुणे 2, ठीक है। और घात जो समान है उसका एक घात ले लेंगे।
घात को लिख लेंगे, एक ही घात को ले लेंगे। तो घात है 5, तो एक घात को लगा देंगे 5, इसका गुणा कर देंगे 3 गुना के 6, 6 के घात पे 5, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरह से हम हल कर सकते हैं। दो से अधिक संख्याओं का असमान आधार वाली संख्याओं का भी गुणा हम ऐसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 के घात पे 5 गुणे 3 के घात पे 5 गुणे 7 के घात पे 5। देख रहे हैं कि यहाँ भी आधार 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, तीनों एक दूसरे से अलग है। तो इसको भी हल करने के लिए हम क्या करेंगे, आधार का आधार में गुणा कर देंगे। 2 का गुणा 3 में, 3 का गुणा 7 में, तो 2 तिहाई 6, 6 7 42, हमें आधार बन गया, हमारा आधार बन गया 42। और घात को क्या कर देना, एक घात, इसमें से तीनों में से एक ही घात लिखेंगे, तीनों को नहीं लिखना है, एक घात को लिख देंगे तो 5, 42 का घात 5 हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। इस तरह से हम पृथक आधार वाली किंतु समान घातांक वाली संख्याओं का हम क्या कर लिए, गुणा। घातांक के अगले नियम में हम जानेंगे पृथक आधार किंतु समान घातांक वाली संख्याओं का क्या भाग जानेंगे। एक एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। पृथक आधार हो, जैसे 10 के घाते 15 भागा, आधार अलग है 12 के घात 15। ऐसा उदाहरण है कि इसका आधार क्या है, अलग है, असमान है, आधार असमान है, घात समान है, घात यहाँ भी 15, यहाँ भी 15। तो इसको हम भाग देंगे, तो कैसे भाग देंगे, घातांक रूप में, तो हम लिखेंगे भिन्न के रूप में 10/12 और एक ही घात लिख देंगे 15, 10 भागा 12 और घात लिख देंगे एक ही। और इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, सरल भी कर सकते हैं, जैसे 2 5 10, 2 6 12, इसको हम ऐसे भी लिख देंगे 5/6 घाते 15। ठीक है, तो समान घात है लेकिन आधार अलग अलग है, तो यहाँ घटाना नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, उसको भिन्न के रूप में लिख करके एक घात लगा देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। जैसे हम कहें कि 2 के घाते 5 भागा 3 के घाते 5, तो क्या करना है, बस 2 में 3 से भाग दे देंगे, 2/3, इसको भिन्न रूप में लिख देंगे और घात बराबर है, तो एक घात हम यहाँ लिख देंगे। एक सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, जरूर लगाइएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, 5 के घाते 15 भागा 7 के घाते 10। इसका आप उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। अभी तक ये पूरा वीडियो देखते रहे हैं और अच्छा लग रहा है तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक जरूर करें। मुझे आशा है कि अभी तक आप लोग लाइक कर भी दिए होंगे। जो भी नए लोग देख रहे हैं, ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ गणित को आसान भाषा में सिखाया जाएगा, बताया जाएगा और प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। तो ये पूरा वीडियो आप देखते रहें। परिमेय संख्याओं को घात रूप में व्यक्त करना। परिमेय संख्या क्या होती है, जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जो हर होता है वो 0 के बराबर नहीं होती है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अगर परिमेय संख्या को डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर इसकी एक प्लेलिस्ट है परिमेय संख्या के नाम से, उसको आप देख करके पूरे डिटेल में परिमेय संख्या के कुछ समझ सकते हैं। तो यहाँ हम समझते हैं परिमेय संख्या को घात रूप में कैसे लिखेंगे। जैसे अभी हमने पीछे बताया कि 2 के घाते 5 भागा 3 के घाते 5, यहाँ घात बराबर और आधार अलग अलग है, इसको हम भिन्न रूप में लिख सकते हैं 2/3 के घाते 5। यही है परिमेय संख्या के रूप में लिखना, यही है परिमेय संख्या। 2/3 P और Q है, Q बराबर 0 नहीं है, और ये परिमेय संख्या के रूप में हमने लिख दिया कि नहीं लिख दिया, लिख दिया। इस तरह की चीजों को हम परिमेय संख्या के रूप में दर्शा सकते हैं। धनात्मक एवं ऋणात्मक घातांक, जैसे कोई आधार है A और इसका घात है धनात्मक, जैसे n, और कोई दूसरा प्रश्न है A आधार है और उसका घातांक ऋण n है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, इसको हम समझेंगे। तो A के घाते n को है, इसको उल्टा संबंध होता है A 1/1 के घाते ऋण n से, व्युत्क्रम संबंध है, इन दोनों के बीच में
व्युत्क्रम संबंध है। जैसे 1 घाते ऋण n है तो इसको हम 1/1 घाते n लिख सकते हैं। एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, एग्जाम्पल लेकर के। जैसे 2 के घाते ऋण 5 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 के घाते। और अगर लिखा है 2 के घाते 5 तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 के घाते ऋण 5। यही है धनात्मक और ऋणात्मक घातांक। धनात्मक और ऋणात्मक घातांक के बीच में व्युत्क्रम का संबंध होता है। ठीक है। 7वां, बड़ी संख्या। यूं कहे तो बड़ी से बड़ी संख्या को हम मानक रूप में कैसे लिखेंगे, यहाँ हम एक ट्रिक के द्वारा समझाते हैं। एक बहुत बड़ी या कोई एक संख्या ले लेते हैं। उदाहरण के लिए मैं आप लोगों के लिए ले रहा हूं 31, 2, 5, 3125। एक छोटी ही संख्या ले रहे हैं 3125। इसको हमको किस में लिखना है, मानक घातांक में लिखना है। तो इसको मानक घातांक में कम लिखने के लिए पहला नियम यह है कि ये जो संख्या है यह 1 से बड़ी होनी चाहिए और 10 से छोटी होनी चाहिए। तो इसको 10 से छोटा बनाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, तो दशमलव में बदलना पड़ेगा। और दशमलव में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी संख्या से इसमें भाग देने पड़ेंगे। लेकिन जब हम भाग देंगे इसका मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसी संख्या से हमें गुणा भी करना पड़ेगा। अगर उसी संख्या से भाग दे देते हैं और उसी संख्या से गुणा कर देते हैं किसी भी संख्या में, तो मान परिवर्तित नहीं होगा। जैसे एक बात समझते हैं, जैसे हमारे पास संख्या है 5 और 5 में हम 10 से गुणा कर दिए और 10 से ही हम क्या कर दिए, भाग दे दिए। तो क्या इसका मान बदलेगा, नहीं बदलेगा। 50/10 हो जाएगा। देखिए 5 आ जा रहा है। उसी संख्या 10 से ही हम गुणा किए और 10 से ही हमने क्या दिया, भाग दिया। एक ही संख्या से जब हम किसी संख्या में गुणा कर देते हैं और भाग कर देते हैं तो मान परिवर्तित नहीं होता है। तो इसको हम हटा देते हैं। तो इसको हम दशमलव में बदलने के लिए, दशमलव यहाँ लाने के लिए हमें कितना से भाग देना पड़ेगा, 1000 से जब हम इसमें भाग दे देंगे तो हमारा दशमलव यहाँ आ जाएगा। और जब 1000 से भाग दिए हैं तो 1000 से हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो जब हम इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3.125। और इसको हम इसमें लिख सकते हैं घातांक रूप में। कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10। और इसको हम बदल लेंगे घातांक रूप में, तो 3.125 गुणे 10 के घाते 3। ये हो गया हमारा मानक घातांक रूप में। ये हो गया हमारा मानक घातांक रूप में। इसको हमने क्या कर दिया, बदल दिया। एक ट्रिक हम बता देते हैं आप लोगों को। किसी भी संख्या को अगर मानक घातांक रूप में बदलना है तो बहुत आसानी से हम बदल सकते हैं। जैसे एक उदाहरण है, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है दिया हुआ है 5, 9, 7, 6 और इसके आगे 21 शून्य है। 21 क्या है, 5, 9, 7, 6, इसके आगे 21 शून्य है। तो 21 शून्य बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। हमारे पास इतनी बड़ी संख्या है और इसको हमें मानक रूप में बदलना है। तो मानक रूप बदलने के लिए हमें एक ट्रिक हम ये बता रहे हैं कि कैसे हम तुरंत बदल देंगे। तो सबसे पहले हमने बदला है कि दशमलव में ही बदलना पड़ेगा और दशमलव एक स्थान पर जाना चाहिए। तो 5 के आगे हम दशमलव लगा देंगे, 5 लिख के इसके आगे दशमलव लगा देंगे और इसके बाद जितनी संख्या है उसको गिन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। देखिए 21 शून्य है और 1, 2, 3 कुल 24 है। तो 24 इसके आगे संख्याएं हैं।
तो हम 5 के आगे 9 7 6 पहले लिख लेंगे, 9 7 6 और गुणे 10 की घाते जो संख्याएं हम गिने हैं, गिन के प्राप्त हुआ है मुझे 24, तो 24 को हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। यही हो जाएगा हमारा मानक रूप। अगर ये समझ में आया हो तो हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, उसको आप जरूर लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में करेंगे। 425 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शून्य, इसको आप मानक रूप में बदलकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं घातांक के मानक सूत्र। जितना भी हम पढ़े हैं उसको हम निष्कर्ष रूप में यहाँ हम दे देते हैं। सबसे पहले हम पढ़े थे एक ही आधार की संख्याओं का गुणा, जैसे a गुणे a गुणे a, अगर n बार गुणा करते हैं एक ही संख्या का तो इसको हम 1 के घाते n के रूप में लिख सकते हैं। n बार गुणा करते हैं तो हम 1 के घाते कितनी लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। दूसरा, अगर कोई आधार a है उसका घात n है और कोई दूसरा है आधार a ही है लेकिन घात m है, आधार बराबर है, समान है, घात अलग अलग है, इसका जो परिणाम होता है 1 के घाते n धन m होता है। तीसरा हम ये जाने थे कि आधार समान हो, जैसे 1 के घाते m भागा 1 के घाते m, अगर भाग देते हैं तो 1 के घाते n ऋण m हो जाता है। चौथा, अगर हम लोग सीखे थे कि 1 के घाते n और घात की घात हो m, इसको कहते हैं 1 के घाते n गुणे m। अगला हम ए बी से असमान, जैसे 1 के घाते n गुणे b के घाते n, तो ये हो जाएगा a गुणे b के घाते n। और सीखे थे कि a के घाते n भागा b के घाते n, घात समान हो आधार अलग अलग हो, a भागा b के घाते n या a बटा b के घाते n, इसको परिमेय संख्या के रूप में भी हम व्यक्त कर सकते हैं। ये हो गया हमारा घातांक के मानक सूत्र। एक रोचक तथ्य यह देते हैं कि गणित के एक वैज्ञानिक थे, एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था डायफ्रंट्स। डायफ्रंट्स नाम के गणितज्ञ थे। उन्होंने सर्वप्रथम सबसे पहले एक रोचक तथ्य प्रकाशित किया और वह प्रकाशित यह किया कि किसी भी दो संख्याओं का जो घन होगा, जैसे मान लीजिए 6 का घन 3, घन मतलब घात 3, 6 का घात 3 में से 5 की घात 3 को अगर घटाते हैं तो क्रमागत हम घटते चले जाते हैं। 4 की घाते 3 धन 3 के घाते 3 जो जोड़ेंगे वो आपस में बराबर होगा। जैसे 6 के घात होगा 6 6 के 36, छक्का 216, ऋण 5 या 25 पाँचे 125, 4 चौका 16 चौका 64, धन 3 तिली के 9 27। तो ये हो जाएगा, इसका घटाएंगे तो 91 आएगा और इसको भी जोड़ेंगे तो 91 आएगा। ऐसा डायफ्रंट्स महोदय ने हम लोगों को बताया किसी भी क्रमागत संख्या, कोई भी आप क्रमागत संख्या ले लें, जैसे 7 ले लें, 6 ले लें, 5 ले लें और 4 ले लें, तो बड़ी संख्याओं का में से छोटी संख्याओं को क्या कर देंगे, घटा देंगे और उसके बाद जो दो क्रमागत बड़ी छोटी संख्या है उनको जोड़ देंगे। जैसे 7 के घाते 3 ऋण 6 के घाते 3 बराबर हो जाएगा 5 के घाते 3, 4 के घाते 3। इस तरह का परीक्षा में सवाल महत्वपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षाओं में इसी पर आधारित आ जाते हैं। है ना ये रोचक तथ्य? तो हमारे इस पूरे वीडियो को आप देखे हैं और आपको कुछ न कुछ समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का घंटी जब दबा लें, जिससे कि गणित संबंधी आपको जब भी वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले मिले। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।